के लिए स्टार्टिंग हो गया रिकॉर्डिंग। प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर, और अब आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही ये क्लास खत्म हो जाएगी तुरंत आपको मैं इसका प्रैक्टिस सेट दे दूंगा पीडीएफ में। सबसे पहला क्वेश्चन, आज की सारी जो चीजें रहेंगी वो हिंदी में रहेंगी, इंग्लिश में यहाँ पर यूज नहीं किया है, ठीक है। भारी शारीरिक व्यायाम के दौरान अत्यधिक पसीना आने के कारण निम्नलिखित में से शरीर से सबसे अधिक क्या निकलता है? सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्रेनियम कपाल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? क्रेनियम की भाग बात कर रहा है सिर्फ। 8। 8 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, पाचन नाल का कौन सा अंग लाल रक्त कणिकाओं को मरघट के नाम से जाना जाता है? मतलब मरघट मतलब वही ग्रेवयार्ड, ठीक है। तो हम किसको कहते हैं? तो स्प्लीन प्लीहा को कहते हैं, कि यकृत लीवर को कहते हैं। स्प्लीन पाचन सर प्लीहा हुआ ना? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में पूछ रहा हूं कि लीवर भी यहाँ दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, एटलस ऑफ मैन नामक पुस्तक जिसमें शरीर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया गया था, निम्नलिखित में से किसने एक ने लिखा है? हीथ ने, कार्टर ने, क्रेस्मर ने या सेल्डन ने? सेल्डन ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित व्यक्तियों में से भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका नंबर आपका है, पहले जो अध्यक्ष बनाया गया था सर दोराबजी टाटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? प्राणवायु को खींचना एवं साथ लेके चलना, या ग्लूकोज को सोखना, रक्त आपूर्ति को उत्तेजित करना, रक्त जमने से सहायता देना? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। प्राणवायु मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को सोखना और उसको साथ लेके जाना किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बैरी एल जॉनसन तथा जैक के नेल्सन, पता है इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है ना। तो उनकी किताब का नाम बताइए जो बहुत फेमस है। बता दूं कि वो किताब इन्होंने टेस्ट एंड मेजरमेंट पे लिख रखी, फिजिकल एजुकेशन में। अगर आप टेस्ट मेजरमेंट आपको पढ़ना है पूरा कंप्लीट, जिसमें सारे टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है, ये वाला सही है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, या मेजरमेंट निक्शन इन फिजिकल एजुकेशन। ये वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, डायनमोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको एक को मापने के लिए किया जाता है? तो डायनमोमीटर जो है वो आपका किसको मापा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शरीर का वर्गीकरण प्रणाली का सबसे प्रथम आविष्कारक कौन था? शरीर का सबसे पहला वर्गीकरण करने वाला? हिप्पोक्रेटस। नहीं, इन्होंने फ्लूइड की बेसिस बता दिया, शरीर का वर्गीकरण की बात हो रही है। शेल्डन है। नेक्स्ट है, न्यूटन के त्वरण का नियम है, त्वरण समझते हैं, एक्सेलरेशन, लॉज ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये हमारा सेकंड है। अब देखिए त्वरण में क्या बोल रहा है, वेग में बदलाव लगाए गए बल के समानुक्रमपाती होता है तथा उस दिशा में बल लगाया गया हो, या जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है वह बल त्वरण के समानुक्रमपाती होना चाहिए तथा वस्तु के भार के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होना चाहिए। दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, हमें ये जवाब देना है। 20 गलत। दोनों सही नहीं, ए गलत है, नंबर बी सही। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, त्वरण तभी होगा जब आप उसके भार के विपरीत जो बल लगा रहे हैं वो समान होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को सामान्य कार्य हेतु कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 17 से समान व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। अगर यही एथलीट बोलता तो 4 से 5,000 हो जाता, लेकिन यहाँ पे समान व्यक्ति बोल रहा है। 1700 2,000, 2500 से 3,000, 3,000 से 3500। 3,000। देखिए ये तो एथलीट के लिए है और ये तो होता ही नहीं है, इसलिए ये दोनों आपका कट हो जाएगा, है ना। अब आपके सामने बचा है दो ऑप्शन, 1700 से 2,000 या 2500 से 3,000। समान कार्य हेतु की बात हो रही है। ठीक है, यस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसमें एक चीज और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यायाम के दौरान प्रति व्यक्ति को प्रति घंटे कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका क्या होता है 8.5। अगर व्यायाम हम कर रहे हैं और व्यायाम के दौरान प्रति घंटे हमें 8.8 कैलोरी की आवश्यकता, 8.5 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और अगर आपसे पूछ लिया कि सामान्य स्थिति में सिर्फ हम नॉर्मल रेस्ट करते हैं तो उस स्थिति में हमें कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 1.3। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि एक विकृति से अन्य विकृति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जैसे घुटनों का आपस में बजना या टकराना भी निम्नलिखित में से किसी एक का परिणाम हो सकता है। तो वो कौन सी डिफॉर्मिटी है? मतलब फ्लैट फुट। अगर आपका नॉक नी आपको है तो उसके कारण आपको कौन सी और पॉसिबल डिफॉर्मिटी होने के चांस बढ़ेंगे? फ्लैट फुट। फ्लैट फुट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सक्रिय स्वच्छंद प्रक्रियाओं का विभाजन इस प्रकार किया गया है। ये तो बहुत हिंदी हो गया एकदम। नंबर बी। ठीक है, निष्क्रिय बाह्य तथा शिथिल प्रक्रियाएं, तालबद्ध चपल तथा सक्रिय अनुबंधन। हमारे ख्याल से ये वो बता रहा है, फ्री हैंड वाला है। हाँ फ्री हैंड एक्सरसाइज। सक्रिय अनुबंधन, सहायती तथा प्रतिरोधक प्रक्रियाएं, हृदय तथा सहज क्रिया प्रक्रियाएं। तो जो तालबद्ध आप बता रहे नहीं, एक्टिव स्वच्छंद ये अलग चीज है। सक्रिय मतलब तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छंद प्रक्रियाओं का। ठीक है, इसका थोड़ा सा मुझे वही हिंदी वाला थोड़ा सा दिक्कत होता है, आप ही लोग बोलते हैं सर हिंदी कराइए। चलिए कोई बात नहीं है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पट्टी बांधने में प्रयोग होने वाली गांठ को क्या कहा जाता है? क्लोव हिच, ग्रेनी गांठ, अर्ध हिच या रिफ गांठ? रिफ गार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, रिफ गार्ड। ठीक है, घावों के कारण सबसे बड़े दो संकट यह हैं, रक्त स्राव तथा संक्रमण, दर्द तथा सूजन, आघात व कंपन, जलन तथा उतक। नंबर ए, रक्त स्राव तथा संक्रमण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको चोट लगती है, घाव के कारण सबसे बड़ा दो संकट आपके है कि रक्त में आपका रक्त स्राव बहुत ज्यादा हो सकता है और उसके कारण आपको संक्रमण भी हो सकता है। ठीक है, शिक्षण की विद्या में प्रशिक्षण हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग की बात हो रही है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सबसे अधिक तभी संभव होता है जब सीखने वाला दोनों व्यक्ति एक सा हो, व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर हो, शिक्षण अभिप्रेरणा का उपयोग करता है या शिक्षण अवस्थाएं लगभग एक जैसी हो। शिक्षण विद्या में प्रशिक्षण हस्तांतरण तभी हो सकता है सबसे अधिक, कब होगा? तत्पर जब रहेगा। तत्पर हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। तो उसका लर्निंग ट्रांसफर तभी होगा ज्यादा अच्छा जब वो सीखने के लिए रेडी रहेगा, रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, शरीर के निम्न भाग से हृदय की ओर रुधिर को लाने वाली नलिका को क्या कहते हैं? इंफीरियर वेना निम्न का भाग से हृदय की ओर रुधिर को लाने वाली। सुपीरियर। इंफीरियर वेना। ठीक है, यहाँ पर आपका है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन्स या पल्मोनरी आर्टरी। डी वाला सही है।
ठीक है। यहाँ पर आपका बता रहा था कि हमने आपको बताया था एक चीज, क्या बताया था आपने ध्यान दिया होगा, जैसे हार्ट हमारा कहाँ होता है, थोड़ा सा हृदय के पास, यहाँ मतलब चेस्ट के पास होता है, तो ऊपर आपका हेड होता है ना। जी तो शरीर के ऊपरी अंग से जो लाता है वो सुपीरियर वेना कावा होता है, और जो निचली अंग जी से लाता है वो कौन होता है, इंफीरियर वेना कावा होता इंफीरियर है। तो ये बताइए ऊपर कि से यहाँ ऊपर। पर आपकी, हाँ, तो यहाँ पे आपका रुधिर ला जा रहा है हृदय की ओर, तो सबसे अधिक ब्लड आपका कहाँ से आ रहा है, या नली को हम क्या इंफीरियर वेना कावा कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा इसका। जी जी मानव शरीर में लघुत्तम अस्थि का नाम क्या है, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी अस्थि। स्टेपिस। ये वाला भैया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, स्टैपिस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, शिविर उद्योग कलाओं में निम्नलिखित में से किसी एक कौशल का समावेश है। शिविर उद्योग कलाओं में, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कौशल का समावेश होता है। मोटर स्किल्स, रेशियल स्किल्स, मेंटल स्किल्स, मैकेनिकल स्किल्स। जब हम मतलब कैंप लगाते हैं तो उस कैंप में सबसे ज्यादा जो चीजें सिखाई जाती है, मतलब किस कौशल को बढ़ाने के लिए होता है। मानसिक। ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, मानसिक। मेंटल स्किल्स को डेवलप किया जाता है शिविर में, जी ठीक है। जी जी नेक्स्ट होगा यहाँ पे, विश्व मनोरंजन क्रांति को आरंभ करने का श्रेय सर्वप्रथम किस राष्ट्र को जाता है। कल भी हम लोगों ने ये अमेरिका। क्वेश्चन पढ़ा था, अमेरिका। तो 20वां का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, अमेरिका, यूएसए को जाता है। ठीक है। सबसे पहली जो क्रांति थी मनोरंजन क्रांति, ये जो कैंपिंग और आप देखते हैं ना रिक्रिएशन एक्टिविटीज जो होती है, जैसे हम लोग पिकनिक स्पॉट करना, ये सब जो है जी जी ये अमेरिका को जाता है। और भारत में किसने लाया था सबसे पहले इसको, सोधी। जीवी सोंधी ने लाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मनोरंजन का संबंध क्रियाओं से नहीं संवेगों से है। जोसेफ यह ली। कथन किसने महानुभाव का कहा है। जोसेफ ली। जोसेफ ली हैं, जॉन डीवी हैं, या जॉन हिजिंगा है। जोसेफ ली। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, राम ने है। राम से। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक प्रणाली का केंद्र बिंदु मानी गई है। शारीरिक प्रणाली का केंद्र बिंदु मानी गई है, सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु पे कौन है, रक्त संचार प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, श्वास प्रणाली, या पेशी प्रणाली। सबसे तंत्रिका। तंत्रिका। केंद्र बिंदु है। नहीं नहीं शारीरिक प्रणाली का केंद्र बिंदु तंत्रिका होगा सर। ये वाला सही है। तंत्रिका नहीं है। सर ये सी वाला था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, पेशी प्रणाली। पेशी ठीक प्रणाली। है। बजट बनाने का प्रथम चरण क्या होता है, आय की खोज करना, खर्च का अनुमान लगाना, योजना प्लानिंग करना, या फिर सुविधा तथा कार्मिक समूह। योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 23 है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग। बजट में भी सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, प्लानिंग। ठीक है। एक बार धड़कने पर हृदय के द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को कहते हैं, एक बार की बात हो रही है, तो एक बार में धड़कने पर जो रक्त की मात्रा फेंकता है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोक वाला। स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक की मात्रा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में सामान्यतः सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रक्तचाप होता है। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, आपका हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायस्टोलिक मतलब जब हार्ट ब्लड फेंकने के बाद थोड़ा रिलैक्स करे तो वो डायस्टोलिक प्रेशर है ना। तो इन दोनों का समानुपाती क्या होता है रक्तचाप का, 120 से 180 mmHg, या 110 से 180। तो देखिए पहले ये तो पता है आपको कि ये होता ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा याद है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा में प्रयुक्त एक्शन शोध, ये आपका शोध से क्वेश्चन आया हुआ है। एक्शन शोध का मतलब हमने बोला था, एक्शन शोध से आप क्या समझेंगे। एक्शन जब भी आएगा तो एक वर्ड याद रखिएगा, इमीडिएट। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, ठीक है,
तो तत्कालिक कक्षाओं की समस्याओं से है, ठीक है, तो ये सब आपका कट जाएगा। तत्कालिक मतलब इमीडिएट की बात हो गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 26 में। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यवेक्षक की व्यावसायिक योग्यता होती है व्यक्तिगत योग्यता, सामाजिक योग्यता, प्रशासनिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता। देखिए इसमें सबसे मेन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है कि पर्यवेक्षक है तो उसको क्या नॉलेज होना चाहिए? प्रशासनिक, ये तो कंफर्म होना चाहिए। तो जहां पर भी तीसरा है, तीसरा नहीं दिया हुआ है उस ऑप्शन को काट दीजिए। देखिए यहाँ पे तीसरा नहीं है और यहाँ पे तीसरा नहीं है। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे, दूसरा या तीसरा, या पहला दूसरा तीसरा। व्यावसायिक योग्यता, ये वाला सही है। सामाजिक योग्यता, सामाजिक योग्यता भी सही आपको लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये समझना था व्यक्तिगत योग्यता भी उसकी रखती है कि वो व्यक्तिगत कितना अच्छा क्वालिफाइड है कि नहीं है, ठीक है। उस चीज में जिस चीज के लिए वो ठीक करने आया है या जो चीज उसके बारे में वो जानता है कि नहीं आता, इसलिए उसकी व्यक्तिगत योग्यता भी जरूरी है। तो देखिए इस क्वेश्चंस को करने के ऐसे ही तरीके होते हैं। पहले काटना है सबसे अच्छा हो या सबसे बुरा। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा आधुनिक शारीरिक शिक्षा की प्रकृति की वास्तविक प्रतिबिंब है? आधुनिक फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताना है। मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन किस पर बात कर रहा है? फिजिकल ट्रेनिंग पर, साइंस ऑफ मूवमेंट पे, मूवमेंट एजुकेशन पे या एथलेटिज्म पे? नंबर बी, साइंस ऑफ मूवमेंट एजुकेशन। मूवमेंट एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी जो फिजिकल एजुकेशन का मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है वो मूवमेंट एजुकेशन पे चल रहा है। राष्ट्रीय क्रीड़ा नीति का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किस दिन रखा गया? 21 अगस्त 1984। हाँ गुड, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा 29 का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा का अध्यापक वास्तव में कहलाता है? एक प्रशिक्षण, एक प्रक्रिया प्रशिक्षण, एक ड्रिल शिक्षक या उपयुक्त सभी? नंबर डी सभी। नंबर डी सभी। ऑप्शन नंबर 30 यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है। इस समय आधुनिक युग में हम लोग ये भी कहते हैं, हम लोगों को जो पोस्ट मिलता है वो पीटीआई के नाम से मिलता है, जबकि ये कॉन्सेप्ट अब पुराना हो गया है। जहां भी देखिए अगर 11 और 12th में फिजिकल टीचर रखे जाते हैं वो नॉट होते हैं पीटीआई, और जहां 9th 10th में फिजिकल टीचर होते हैं इसके लिए अगर आप जा रहे हैं तो यू आर अ पीटीआई। पीटीआई का मतलब होता है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है। पीटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, शारीरिक प्रशिक्षण देने वाला, ठीक है। और 11 12th में जो लोग पढ़ाते हैं सीबीएसई वगैरह में जहाँ पे सब्जेक्ट है उनको पीईटी कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर। ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। 9 10th में मतलब आप 1 से लेके 10 तक आएंगे तो पीटीआई है, और जहां आपने सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि वहां पे सब्जेक्ट है, सिलेबस है ना, तो वहां आप पीईटी है। कुशल प्रबंधन के दृष्टिकोण से शारीरिक शिक्षा अध्यात्म में निम्नलिखित में से किस एक तत्व का होना अत्यंत आवश्यक है? अध्यात्मक, उच्च योग्यताएं, उत्तम व्यक्तित्व, तकनीकी एवं ज्ञान कौशल, शैक्षणिक योग्यता। शारीरिक शिक्षा अध्यात्मक, यहाँ अध्यात्मक नहीं होगा, अध्यापक होगा, यहाँ पे गलत टाइपिंग हुआ है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक में सबसे अच्छा चीज क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, तकनीकी कौशल और ज्ञान उसको अपने होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर ज्यादा आधारित हैं? अनुभव एवं सूझबूझ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियम पे। हमारे फिजिकल एजुकेशन को पता है क्या कहा जाता है? एलाइड साइंस कहा जाता है। एलाइड साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने क्या किया है, हर साइंस से थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने फिजिक्स से भी थोड़ा लिया हुआ है जिसको हम लोगों ने बना दिया, बायो फिजिक्स मिला के हमने बनाया था बायो मैकेनिक्स, है ना।
और हमने मैनेजमेंट को लिया तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट रख दिया, हमने मेजरमेंट पार्ट को ले लिया तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट रख दिया, हमने फिजियोलॉजी पार्ट को ले लिया, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी कह दिया, हमने साइकोलॉजी को ले लिया, तो एलाइड साइंस है, इसमें कई सारे साइंस को अप्लाइड किया गया है, तो एलाइड ऑफ साइंसेस कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इतना हम लोग साइंस पढ़ने के बाद भी हमारा फिजिकल एजुकेशन जो बीपीएड पाठ्यक्रम है वो किस डिपार्टमेंट में आता है पता है आपको? कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज में आर्ट में आता है। हाँ, आता है कि नहीं आता है? यस सर। यस सर। ये सवाल मैंने पूछा था अपने कॉलेज में एमपीएड के दौरान में, तो सर ने बताया था कि यही कारण है कि हम लोग को आर्ट साइंस में रखा गया है, क्योंकि हमारा अपना खुद का कुछ दिया हुआ नहीं है कॉन्सेप्ट, है ना। हमने क्या किया हुआ है कि जो भी कॉन्सेप्ट पहले से साइंस एस्टेब्लिश है उस साइंस के प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने ह्यूमन मूवमेंट पर अप्लाई करवाया है, बस यही तो किया है, यही है ना। नेक्स्ट हमारा है समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव व्यक्तिगत के विकास में सबसे साधक है? अगर हम समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव व्यक्तिगत के विकास में सबसे साधक माने जाएंगे? संस्कृति, कला, लिटरेचर, साहित्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संस्कृति, है ना। मानव के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज अगर समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कल्चर होना चाहिए वहां की। शारीरिक शिक्षा के प्रबंध तथा प्रशासन का आधार किस एक सिद्धांतों पर होना चाहिए? प्रक्रिया पर, बायोमैकेनिक्स पर, ह्यूमैनिटी पर या टीचिंग पे? शारीरिक शिक्षा का जो प्रबंध मतलब प्रशासन, यानी जो शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन जो है, उस फिजिकल एजुकेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए किसके सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए? बायोमैकेनिक्स। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का जो प्रबंध बोला है, ये प्रबंध की बात हो रही है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि कैसे आप उसको पूरा शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन जो पूरा पाठ्यक्रम है उसको कैसे सब जगह फैलाएंगे और कैसे चलाएंगे। तो इसका जो होता है टीचिंग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ठीक है, टीचिंग जैसे होगा उस हिसाब से इसको आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मन शारीरिक शिक्षक की धारणा के अनुसार सभी खेल क्रियाओं की जननी कौन है? जिम्नास्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, जिम्नास्टिक। व्यक्ति का विकासी या विकासकी कोष्टक निम्नलिखित सूत्र से निकाला जा सकता है? ये आपकी मेंटल एज की बात कर रहा है, तो मेंटल एज निकालने का या आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डी वाला सही है। अरे नहीं, मनोवैज्ञानिक आई इंटू 100। दैहिक हम बता दे रहे हैं आपसे, मेंटल एज ऑब्लिक क्रोनोलॉजिकल एज, इंग्लिश इंटू 100। नंबर सी कहाँ पे लिखा है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो बताया था 36। ठीक है, नहीं तो ये हम लोग समझेंगे भी ना। जी जी। नेक्स्ट है राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है? हो जाएगा n-1/2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम महत्वपूर्ण कारक है छात्रों में रुचि के विकास का, अनुशासिक समस्याओं को कम करने में, या सीखने के अच्छे वातावरण एवं निर्माण एवं विकास करने में, छात्रों के व्यवहार को प्रभावित करने में। पाठ्यक्रम क्यों लाया जाता है, क्यों जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर
जो उसका मेन उद्देश्य होता है, सी इज करेक्ट होगा, सीखने के अच्छे वातावरण को देना और व्यक्तित्व का निर्माण करने में, उसका विकास करने में। ठीक है। मध्य मस्तिष्क के मध्य भाग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक के नियंत्रण से है? सर बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया ऊपर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। और भी कोई है क्या जिसको आवाज नहीं आ रही थी? जी मुझे भी। यस सर। यस सर। यस सर, कट हो गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर बताइए? सर फिर से हो गया। हाँ, वो एक्चुअली ना नेटवर्क छोड़ दिया था। जी जी। क्वेश्चन नंबर बताइए, कहाँ से आप लोग को? 37 सर, 37 राउंड रॉबिन वाले से। राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा ना, n ब्रैकेट में n-1/2, क्योंकि यहाँ पे राउंड रॉबिन खाली बोल रहा है, सिंगल नहीं भी बोलता है तो भी आप इसको सिंगल मान के चलेंगे। जब उसको डबल पूछना होता है तो वहां पूछेगा कि डबल लीग का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, डबल राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, ये पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है कि पार्टी ए होगा या डी होगा सर इसका आंसर? ये वाला डी जा रहे हैं, गलत है ये, ए सही है। सर ए कैसे होगा? आपने कहीं गलत पढ़ रखा है। n into n-1/2 होता है ना? ये यहाँ पर n होगा ना, n इसके बगल में होगा। लेकिन वो -1 तो अलग दिखा रहा है ना सर, ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। यहाँ ये -1 देखिए तो ना, अलग से दिखा रहा है। ये इसके अंदर होगा तभी तो भाई यहाँ से निकलेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 8 टीमों का पता करना है, ठीक है। तो 8, अब यहाँ पर माइनस है तो क्योंकि ये यहाँ से ब्रैकेट टूटेगा, 8 यहाँ भी है और हमने यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है, और अपॉन 2 कर दिया। अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पर ये मान लीजिए माइनस था तो 7 हो जाएगा, ब्रैकेट कैसे तोड़ेंगे होगा तो सर? 2 हो जाएगा। तो वही 8 7 तो नहीं हो रहा है ना वहाँ पे, कहाँ 7 नहीं हो रहा है? जहाँ आप बना रहे हैं 7। क्यों? और डी वाले में देखिए, अगर 8 ऑप्शन रखते, ए ठीक है बट प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है। हाँ। ऑप्शन ए ठीक है, ब्रैकेट जो 1 के आउटसाइड होना चाहिए, क्लोज। बट ऑप्शन डी भी तो आंसर दे रहा है ना। डी आंसर नहीं दे सकता ना, एन दोनों के लिए यूज हुआ है, एन कॉमन है यहाँ पर, n-1 के लिए भी एन है और 1-2 के लिए भी एन है, सो इट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कि मध्य मस्तिष्क के मध्य भाग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक के नियंत्रण से है? मध्य मस्तिष्क के मध्य भाग का संबंध निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण? तो हमारा जो मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है, वो कौन सा या नियंत्रण करता है या किस चीज को नियंत्रण करता है? मोटर एक्शन को, थिंकिंग को, ग्लैंड को या इमोशंस को? तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर सी, ग्लैंड्स को, जो मध्य यानी जो बीच का भाग होता है, मिड ब्रेन होता है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है मिड ब्रेन, ठीक है, उसमें आप क्या क्या पाते हैं? एक होता है फोर ब्रेन जो आगे का होता है भाग, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। पढ़ाया है ना टाइप्स ऑफ ब्रेन, किस तरह से उसके ब्रेक हमने आपको बताया था, ब्रेक करके वो वाला फिगर आप देखिएगा, ब्रेन जहां हमने पढ़ाया हुआ है आपका, उसमें उस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया किसके अंदर कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक शिक्षक के रूप में आप करोगे यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं होते। अगर आपके छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं हो रहे तो आप एज ए शिक्षक, एज ए टीचर आप क्या करोगे? तथ्यों को अनदेखा करेंगे, छात्रों को सजा देंगे, शिक्षण को प्रभाव तथा रुचिकर बनाने का प्रयास करेंगे, कारणों को जानने एवं दूर करने का प्रयास करेंगे। डी नंबर डी। डी वाला सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है, अन्य व्यवसायों की अपेक्षा एक व्यक्ति शिक्षण क्यों नहीं करता? टीचिंग सबके बस की बात नहीं है, क्यों? मानवता के लिए सेवा का कार्य है, शिक्षण प्रेम की वजह से है, शिक्षण विषय में विशिष्टता हासिल करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। अन्य व्यवसायों की अपेक्षा एक व्यक्ति शिक्षण क्यों करता है?
या वाला मानव सही है। समाज के लिए होता है, सेवा है इस वजह से शिक्षण चुनता है, या शिक्षण के प्रति लोगों का प्रेम ज्यादा होता है इस वजह से चुनता है, या शिक्षण विषय में विशिष्टता हासिल करने के लिए करता है, या इनमें से कोई नहीं। नंबर बी हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट के वजह से? ऑप्शन नंबर ए ए इज करेक्ट होगा यहाँ, ए मानव की सेवा के लिए। पहला हमारा सद्भाव क्या होना चाहिए, सोसाइटी को बिल्डअप करने का, एक टीचर का जो एम होना चाहिए। योजना बनाते समय भौतिक एवं वातावरणीय कारकों को ध्यान में रखने हैं। अगर हम कोई योजना बना रहे हैं तो भौतिक और वातावरण कारकों को ध्यान में रखना है। किस चीज में, आंतरिक क्रियाकलापों में, बाह्य क्रियाकलापों के लिए, बच्चों के क्रियाकलापों के लिए, या वृद्धकों के क्रियाकलापों के लिए। वाई बच्चे क्रियाकलापों के लिए। जब हम भौतिक और वातावरणीय कारक देख के ध्यान में रख के कोई प्लान बना रहे हैं। ये नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर, ठीक है। नंबर बी। बाहरी क्रियाकलाप, जब हम बाहर किसी को ले जाएंगे तो देखेंगे ना कि यहाँ का भौतिक स्वरूप कैसा है, वहां का वातावरण कैसा है, उस हिसाब से वहां पर चीजें कराएंगे। गुर्दे जी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन। ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। किसी या किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन बताया है, विलियम जी जेम्स। पर्यावरण के संदर्भ में बताया है कि व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 44 का वुडवर्थ, वुडवर्थ। ठीक है। कैसे याद रखेंगे, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी, लकड़ी। ठीक है। वुड मतलब लकड़ी है, तो लकड़ी किसमें पर्यावरण आ रही है, तो मैंने इस तरह याद किया था। ये सही है। मतलब इन्होंने ही जो मनोविज्ञान को एक्सप्लेन किया है, उन्होंने पर्यावरण से संबंधित सारे बताए कि इन्वायरमेंट से वो ज्यादा सीखता है या इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। संज्ञानी विद्या यानी कॉग्निटिव की बात हो रही है, ठीक है। जी, जी। संज्ञानी मतलब कॉग्निशन आ गया आपका, का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। जी यस ज्ञान अनुभव, भावना, भावना तो होगा नहीं, प्रयास अनुभव, या चिंतन अनुभव। चिंतन होगा क्योंकि इसमें थिंकिंग एबिलिटी आएगी आपकी, और कॉग्निशन ज्यादातर मेंटल थिंकिंग पे काम करता है ना। जी जी। तो 45 का क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, चिंतन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मैक्लाय का विद्यार्थी वर्गीकरण सूत्र इस प्रकार है। मैक्लाय ने दिया था, अब हालांकि अभी ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, थोड़ा ओल्ड को टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। जी लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी शायद जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए, तो इस वजह से हम सी कर लेते होगा हैं आंसर इसको। इसका। तो 20 आयु प्लस 6 ऊंचाई प्लस भार, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। जी। और 46 का हम सी लेंगे। नेक्स्ट हमारा है इसमें कि होता क्या है वैसे? यही है आंसर, नहीं, इसमें होता क्या है, मतलब इस वर्गीकरण ये में? हम इसको बता रहे एक्सप्लेन हैं। कर ये क्या दो। करते हैं ना, ये कि विद्यार्थी को कैसे वर्गीकरण किया जाए। तो जैसे हमारे कक्षा में बहुत प्रकार के लोग हैं, तो कितने बच्चे मतलब खेलेंगे इस एक्टिविटी के लिए। जैसे उसमें कोई बच्चा 6 में आजकल देखते होंगे बहुत लंबा भी आ जाता है, बहुत छोटे भी आ जाते हैं ना। तो पहले हम वर्गीकरण करेंगे बच्चों का कि वो जो हम गेम खिलाने जा रहे हैं वो बच्चा उस लायक है या नहीं है। समझ में आया बात। तो यस वर्गीकरण सर। बच्चों का उनके उनके आयु एज के अनुसार उनका वर्गीकरण करके, मान लीजिए 2-3 क्लासें मर्ज हो गई, तो अब जो एक्टिविटी आप क्लास 7 को करा रहे हैं, तो क्या उसको आप 12th वालों को कराएंगे तो 12th वाले को मन लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले बच्चों का क्लासिफिकेशन करते हैं, उस हिसाब से एक्टिविटी को चुनते हैं, है ना। पहले ऐसे ही होता था। आगे बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, शीलर तथा स्पेंसर निम्नलिखित खेल सिद्धांतों में से एक किसी के प्रवर्तक है। तो हर्बर्ट स्पेंसर, वान शीलर किसके थे? सर प्लस सरप्लस। डी वाला सही है। नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, जी जी। 1 मिनट चार्ज लगा दूं।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में मनोरंजन अभियान का शुरुआत किसने की थी? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि भारत में जिसने किया था शुभारंभ GD सोनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि टॉप स्पिन से उत्पन्न होता है हाई रिबाउंड, लोअर रिबाउंड, रिबाउंड टू द लेफ्ट और रिबाउंड टू द राइट। देखिए ये होता नहीं है दोनों। लोअर टॉप स्पिन से क्या होगा, लोअर रिबाउंड होगा या हाई रिबाउंड होगा, आपको ये लोअर रिबाउंड। तो लोअर रिबाउंड ये हमने आपको बताया था। ठीक है जी जी। नेक्स्ट है संचित विधि का उपयोग करते हुए मानक विचलन। ये आपका क्वेश्चन स्टैट्स का दे दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे अति सूक्ष्म जीवाणु। अति सूक्ष्म जीवाणु निम्नलिखित में से किसी एक रोग का मुख्य कारण है। अति सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया की बात हो रही, तो बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, ये आपको पता होगा तो हम निकाल लेंगे। अच्छा, अति सूक्ष्म जीवाणु निम्नलिखित में किसी एक रोग का कारण है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड को निम्नलिखित में से किसी एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है। मनोविश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज साइको एनालिसिस थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। गोला फेंकने की प्रक्रिया सिखाते समय सबसे उत्तम कक्षा की संरचना क्या होनी चाहिए? सर्कल, ट्रायंगल, सेमी सर्कल या स्क्वायर? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, सेमी सर्कल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। यहाँ है शरीर अवस्था निम्नलिखित में से किसका सूचक है? व्यक्तित्व का, आपके शरीर की जो अवस्था होती है, स्वास्थ्य का, कैरेक्टर का या फिटनेस का? व्यक्तित्व का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा दैट इज व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी एक मूल प्रवृत्ति होती है। इसको हम मूल प्रवृत्ति को इंग्लिश में इंस्टिंक्ट कहते हैं, इंस्टिंक्ट। ठीक है, इमोशंस है। ये जमजात, एक सामान्य जमजात प्रवृत्ति है। ठीक है, या जमजात प्रवृत्ति को इंस्टिंक्ट कहते हैं, या फिर रिफ्लेक्स। सी हो जाएगा। नंबर बी होगा, इमोशंस। सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। मूल ठीक है, प्रवृत्ति। एक मूल प्रवृत्ति है सिंपैथी। नेक्स्ट है एक इंडोर जिम्नेजियम का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा घटक अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है? दिशा, प्रकाश, वेंटिलेशन एंड फर्श? वेंटिलेशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, वेंटिलेशन। निम्नलिखित में से स्थूल संधि का स्पष्ट उदाहरण है। स्थूल संधि मतलब, संधि मतलब तो ज्वाइंट्स हो गया। कलाई की संधि बोलेगा सर। संधि, स्कंद संधि, नितंब संधि, कलाई की संधि। ये स्थूल संधि का क्या मतलब आ रहा है यहाँ पे? सर टार्सर, वो जो फिसलता है एक दूसरे पे, कलाई की संधि है इसका आंसर। सर ये बताइए, पहले ये बताइए कि ये सर जो फिसलता है सर, टार्सल वाला। ग्लाइडिंग। हाँ हाँ, ग्लाइडिंग। तो ग्लाइडिंग आपका कलाई की संधि है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक निलय के बीच कपाट का नाम है? प्री कपाट, एरोटिक कपाट, पल्मोनरी कपाट या मिट्रल कपाट? एक निलय के बीच कपाट का नाम है, एक निलय। यहाँ पर क्वेश्चन लग रहा है अधूरा दिया हुआ है, निलय और हाँ सी आंसर है सर। लेफ्ट राइट भी क्लियर नहीं किया इसमें। सी वाला सही है। हाँ, लेफ्ट राइट भी नहीं बता रहा है, और ये है तो निलय के बीच कौन सा निलय बोल रहा है? यहाँ तो देखो वो एरोटिक वॉल्व दिया भी नहीं है। त्रि कपाट का मतलब है ट्राइकस्पिड वॉल्व।
लेकिन यहाँ पर इसने ये नहीं बोला है, लेफ्ट और राइट की बात ही नहीं की, बस निलय के बीच कौन सी कपाट ये होगी। क्वेश्चन क्लियर है। हमें क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है, या इसका आंसर हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये वाला क्वेश्चन नहीं पूरा नहीं है। थोड़ी इसको फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, शरीर की समस्त प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कौन नियंत्रित करता है? बी ऑप्शन। अरे स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, जितनी भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज हैं, जैसे हमें कभी भी हमने कोई गर्म चीज छू लिया, अचानक से वहां पे देखते होंगे आपका हाथ कितनी तेजी से रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं? या कभी हमको अचानक से पिन गड़ जाता है, हम आराम से काम कर रहे हैं, पिन गड़ गया, हमको कोई पिन हमारे हाथ में चुभ गई, तो कितना तेज रिफ्लेक्ट करता है वो बॉडी का पार्ट। तो वो जो रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज होती है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड ही नियंत्रण करता है उसको। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन सर यहाँ अगर एक ऑप्शन वर्टिकल कॉलम दिया हो तो क्या किसको टिक करेंगे? दोनों दिया हो तो? कॉलम दिया है नहीं, अगर दिया हो तो, क्योंकि एक क्वेश्चन हम देख रहे थे जिसमें दोनों ही ऑप्शन था, स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड देखिए एक मेन नियंत्रण केंद्र है। जैसे हमारा नियंत्रण मेन केंद्र कौन है? नियंत्रण केंद्र स्पाइनल कॉर्ड को ही करेंगे। देखिए नियंत्रण केंद्र हमारा कौन सा मेन होता है? कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो वो नियंत्रण केंद्र हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन। ठीक है, मस्तिष्क होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ब्रेन तक जो मैसेज नहीं पहुंच पाता है उनको नियंत्रण कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो कभी कभी कुछ इतनी रिफ्लेक्ट चीजें आ जाती है ना इसमें कि आपके माइंड या ब्रेन तक मैसेज जा ही नहीं पाता है पूरी तरीके से। ठीक है, 1 मिनट का वेट। हाँ राजू भैया, हाँ बोला। अरे अभी तो घर है, यहाँ आई। अरे हम शनिवार के आई, शनिवार के आई, शनिवार के, शनिवार कल आई, कल कल। हाँ हाँ हाँ, अरे चला कोई बात ना। हाँ वो अभी फिर से करना होगा सर। चला कोई बात ना, कल पीलेवल जी, कल शाम के 7 बजे तक आ जा, 6-7 बजे तक। ठीक 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 है। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी सर। यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट है कि जो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम होता है, ठीक है, तो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को भारत में इस वर्ष शुरू किया गया था। 1953। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, 1953। नेक्स्ट है, पेशी प्रशिक्षण इस कारगर नहीं है। पेशी प्रशिक्षण इस कारगर नहीं है, मांसपेशी संरचना परिवर्तन में होता है, भी नहीं होता। पेशी तंतुओं वृद्धि में, तंतुओं की वृद्धि कहाँ होती है? पेशियों में। जी जी, यानी फाइबर्स की बात कर रहा है। पेशी शक्ति वृद्धि होती है, पेशी में सहनशीलता भी वृद्धि की जा सकती है। बी वाला नंबर ऑफ फाइबर्स नहीं बढ़ते हैं, मैंने ये पढ़ाया था आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस खेल को एबनर डबल्डे ने न्यूयॉर्क में 1839 इंग्लिश राउंडर्स के नाम से विकसित किया था? अब इंग्लिश राउंडर्स आ गया तो कौन सा हो गया? बेसबॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, 62। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक खो खो मैच के लिए मैच संचालकों की आवश्यकता होती है? 5 होगा। 5? अरे हाँ, नहीं सर, 6 होगा इस समय 6। ठीक है, पहले भी था। नेक्स्ट हमारा है, उतना बढ़िया हम खो खो जानते नहीं है, बस खेल लेते हैं। रसल लेंज वॉलीबॉल जांच की अवधि। रसल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट जो होता है उसकी अवधि कितनी होती है उस टेस्ट में? 30 सेकंड। 45 सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। एड्रेनल जो एक उत्तेजक
है, ठीक है। एड्रेनल ग्रंथि की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथि से उत्पन्न होता है एड्रेनलिन? एड्रिनल आवर 2 थायराइड तो हाँ पेनक्रियास से, गोनेड से, थायराइड से या सुपर रीनल ग्लैंड से? एड्रिनल ये वाला सही है। सुपर रीनल होगा बी ऑप्शन से सुपर ग्लैंड। ये ऑप्शन देखिए इसमें जब नहीं पता होता तो काटिए। इंसुलिन से होगा नहीं, पेनक्रियास से तो इंसुलिन होता है, ये होगा नहीं। थायराइड से भी आपका एड्रेनलिन नहीं निकलेगा। गोनेड से अलग होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है सही, ठीक है। सुपर लेकिन ये तभी आप काट पाएंगे जब आपको पहले से पढ़े रहेंगे ना किताबों जी का ने ज्ञान, आंसर ही काट दूं। तभी काट पाएंगे ना, ऐसे नहीं कट पाएगा। आगे नेक्स्ट। और यही क्वेश्चन बताते हैं, जो लोग यही क्वेश्चन सही कर लिए वही एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर ऐसे 10-20 क्वेश्चन आ गए, मान लीजिए 20 क्वेश्चन भी आ गए, ये नॉर्मली क्वेश्चन देखिए आप सब लोग सही कर ले रहे हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो काटने वाले हैं उनको अगर आपने ध्यान देकर कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन फिलामेंट 50 से 55% मात्रा में मांसपेशियों में पाई जाती है? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन या एक्टोमायोसिन? मायोसिन। तुक्का नहीं मारना है। मायोसिन मायोसिन है सर। 20 मायोसिन। correct है, ठीक है मायोसिन, ठीक है। खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान देने जाने वाले कारक क्या है? प्राइस, उसका सोर्स, यूटिलिटी, डी ऑप्शन क्वालिटी। नंबर डी क्वालिटी। क्वालिटी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो। नेक्स्ट है, यूनानियों की तुलना में रोम के निवासी अधिक क्या थे? ऑडिटोरियन थे, यूटिलिटेरियन थे, डेमोक्रेटिक थे, एरिस्टोक्रेटिक थे? तो यूटिलिटेरियन, वो पैसा ज्यादा करते, मतलब चीजों का यूटिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, है ना। जी। ऑडिटोरियन कौन था? ये वो थे ग्रीक वाले, और ग्रीक में खासकर स्पार्टा वाले। ये ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट ज्यादा पे काम करते थे। जिद्दी एकदम रूल बना था कि यह बच्चा अगर अपंग पैदा हो रहा है या बच्चा ठीक उसका स्वास्थ्य नहीं है तो उसको मार ही डालना है, उसको छोड़ नहीं सकते, चाहे कितने माँ बाप चिल्लाते रहे। मेरे बुक में वो वाला दिया हुआ है फिगर। जी जी, फेंक देते थे पहाड़ से फेंकते, टाइगेट्स नामक पहाड़ी से। नेक्स्ट है, तकनीकी भाषा में पेशी खिंचाव का दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेन। पेशी खिंचाव को स्ट्रेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। सुपाइनेशन एवं प्रोनेशन किस संधि की प्रक्रियाएं हैं? कार्पल। यहाँ लिखा है टीबिया फिबुला संधि, कार्पल मेटाकार्पल संधि, रेडियो अल्नर संधि या टार्सल मेटाटार्सल? नहीं, इसमें आपका सी मेरे हिसाब से सी हो जाएगा। रेडियो, हाँ ये वाला सही है। नहीं, इसमें सी हो। कार्पल मेटाकार्पल दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से सर यही सही होगा। हाँ, रेडियो अल्लाह भी तो घुमाएगा सर। हाँ, रेडियो अल्लाह होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ पंगो लगा पंजे को देख के सुपाइनेशन प्रोनेशन की बात कर रहा है, ये भी सही हो सकता है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन बी है। बी है सर, बी बी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर इसको काट देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन का पाचन कौन करता है? विटामिन, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन। ट्रिप्सिन में ना आ रहा है, प्रोटीन में भी ना आ रहा है लास्ट में, इस लेवल से याद कर लीजिएगा। जी जी, है ना। आगे बात करेंगे, परीक्षण की विश्वसनीयता निम्नलिखित में से किस पर एक पर आश्रित होती है? कंपेयरबिलिटी पर, कॉन्टिन्यूटी पर, समानता पर या कंसिस्टेंसी पर? कंसिस्टेंसी। अब हमने आपको एक वर्ड बताया था ना कि कंसिस्टेंसी और इन रिजल्ट, अगर बार बार परीक्षण करने पर वही रिजल्ट आता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो परीक्षा है वो परीक्षण है वो रिलायबल है, बेस्ट है। ये नहीं कि एक बार करा रहे तो कुछ और कर रहा है, दूसरी बार परीक्षा ले रहा है तो कुछ और स्कोर है, अगली बार कुछ और है, तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थोड़ा देखिए कैसे घुमाया है क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था में पठार का कारण नहीं होता? मतलब यहाँ पर लर्निंग कर्व की बात हो रही है, जो लोग नहीं समझ पा रहे वो समझ ले, हिंदी अगर दिक्कत है तो। लर्निंग कर्व किसके कारण नहीं होता?
यही होगा केंद्रीकरण सर। होगा, नंबर ज्ञान में केंद्रीकरण हो सकता है, दैहिक सीमा भी हो सकता है। दैहिक सीमा सर, दैहिक सीमा। दैहिक सीमा ही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ठीक है, दैहिक सीमा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानव मुख में बड़ी लाल ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 2। होती है। बड़ी लाल ग्रंथि, देखिए पहले तो पूरी लाल ग्रंथि की अगर बात कर रहा है, यहाँ बड़ी लाल ग्रंथि पूछ दिया है, हालांकि ये बड़ी नहीं होगा, हमें कुछ लगा है गलती है। बस आप सीधा बताइए मानव मुख तो में 6 हो जाएगा। लाल ग्रंथियों की संख्या तो कितनी 6 होगा। होती है? 6 हो जाएगा। नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 6 होती है। शारीरिक प्रक्रिया मूलतः शारीरिक प्रक्रिया मूलतः क्या होती है? एक सामाजिक जैविक व्यवस्था है, आवश्यकता। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, जैविक आवश्यकता है, या दार्शनिक अवधारणा है? सी है। जी ऑप्शन नंबर सी होगा, जैविक आवश्यकता। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस संख्या या प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शारीरिक विद्युतता यानी टफनिंग ऑफ बॉडी बताया गया है? किसमें बताया गया टफनिंग ऑफ बॉडी? किस संख्या प्रक्रिया में? शारीरिक संस्कृति में, खेल में, ड्रिल में, या शारीरिक प्रशिक्षण में? टफनिंग ऑफ बॉडी की बात कही गई। शारीरिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग में हो जाएगा। तो यहाँ पे डी में जब हम शारीरिक प्रशिक्षण की बात करते हैं तो टफनिंग ऑफ बॉडी, ठीक है। देखिए इंग्लिश दिया है कितना आसानी समझ में आ जा रहा है, बाकी जी सर दिक्कत होती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का अभिप्रेरणा की अवधारणा के साथ कोई संबंध नहीं है? सहानुभूति। ठीक है, आपको बताना है कि अभिप्रेरणा की अवधारणा के साथ कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो हिंदी में यही सर प्रॉब्लम होगा। नंबर ए में चलाना क्या है देख रहे हैं? अब है नहीं, लिखा नहीं गया, नोट नहीं किया कहीं। हिंदी है, हिंदी उठा लिए हैं। जी सर। वैसे ही प्रेरणा में सहानुभूति होगा इसका। नहीं है, पूछा है ना। हाँ नहीं है, सहानुभूति का कोई योगदान नहीं। अरे वही वाला क्वेश्चन था जो हमने कल कराया था आपको। मोटिव है, नीड है, ड्राइव है। नीड मतलब आवश्यकता हो जाएगी, ये यहाँ मोटिव होता है, या ड्राइव होगा चलाना, सॉरी यहाँ ड्राइव होता है, ठीक है, और प्रयोजन मोटिव हो जाएगा। अब समझ में आया? यस सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात हो रहा है क्वेश्चन नंबर 78। किस अंश की रक्त में कमी से अंगों में सूजन आ सकती है? किस अंश की कमी से? श्वेत रक्त कणिकाओं की कमी से, लाल रक्त कणिकाओं की कमी से, प्लेटलेट्स की कमी से, या एंटीबॉडी की कमी से? लाल रक्त कणिकाएं। तो 78 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। लाल रक्त कणिकाएं अगर आपकी कम हो गई, कितना होना चाहिए, है ना, 5 से 6 लीटर एक नॉर्मल वयस्क में होता है, ठीक है, हालांकि 5 लीटर ही माना जाता है। तो अगर इससे कम आपके अंदर ब्लड है तो इसके वजह से आपके हाथ पैरों में सूजन आने के चांस बढ़ जाएंगे। किसी पेशी की संकयी क्षमता उस पेशी की निम्नलिखित में से किस अवस्था यानी विशेषता पर निर्भर होती है? तो तंत्रीय उत्तेजना पर, उसकी मोटाई पर, ऊतक गुणवत्ता पर, या तान पे? ऊतक गुणवत्ता। तान क्या है सर? तान मतलब टोन, मसल टोन। सी वाला सही। नंबर सी। सी जैसे, तो यहाँ पर आपको फाइबर टाइप, ठीक है, किसी भी पेशी की जो गुणवत्ता है वो आपके ऊतक टाइप है, फाइबर टाइप पे ही डिपेंड करता है। यहाँ फाइबर टाइप होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रतिचारों को मनुष्य का सामाजिक उत्तराधिकारी माना जाता है? धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब क्या है, उपधियत सहज प्रक्रियाएं, प्रवृत्तियां, या परंपराएं? ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दार्शनिकता, ठीक है, दार्शनिकता यानी तत्व ज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दार्शनिक ज्ञान प्रेम। डी वाला।
ज्ञान भाई लव ऑफ विजडम। लव ऑफ फिलॉसफी का विजडम। पूछा है कि फिलॉसफी का मतलब क्या है, ज्ञान के प्रति प्रेम या बुद्धि प्रेम या ज्ञान प्रेम। ईश्वर प्रेम नहीं है, समलोचना प्रेम नहीं है। अब यहाँ फंसाया है यही वाला। ज्ञान, लव ऑफ विजडम। किसी होगा बुद्धि ज्ञान होना है। नंबर बी है। ऑप्शन नंबर 20 करे तो आदर्शवाद नामक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है, तो प्लेटो है। ऑप्शन प्लेटो। नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात कर निम्नलिखित में से किसे एक संस्था नहीं कहा जा सकता, समाज को। विद्यालय, समाज को। संघ या समाज। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, समाज कोई संस्था नहीं है ना। यहाँ पे किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। समाज जी एडमिनिस्ट्रेशन की तरह कार्य नहीं करता, प्रशासनिक की तरह कार्य नहीं कर सकता। बाकी सब में प्रशासन होता है, जैसे क्लब में जो कोच होता है, जो मैनेजर होते हैं वो काम करेंगे। विद्यालय में जो मैनेजमेंट होगा वो देखेगा। संघ में भी एक हेड होता है ना। सब में क्या है कि एक होते हैं, लेकिन समाज में नहीं है कोई। प्रबंध का अर्थ है कार्य नियोजन, और प्रशासन से अभिप्राय क्या है, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, हाँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंट्रोल 84 का कंट्रोलिंग। अगर प्रशासनिक बात की जाए तो प्रशासनिक कंट्रोल का काम करेगा, और प्रबंधन जो होगा मैनेजमेंट वो सिर्फ नियोजन कार्य बताएगा क्या करना है, और करवाएगा कौन, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। जी। नेक्स्ट हमारा है पाठशाला में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को ख्याति प्रदान करने वाला मुख्य उपागम है। पाठशाला यानी कि किसी स्कूल में अगर बात करें तो इसको अच्छी ख्याति कौन दिला सकता है, टीचर, स्टूडेंट, या पाठशाला क्रीड़ा स्पर्धाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना हम लोग कंपटीशन वगैरह कराते हैं तो वहां पर लोग ज्यादा इकट्ठा होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा खेल को, शारीरिक शिक्षा को बढ़ाने में मदद करता है, इसीलिए स्पोर्ट्स कंपटीशन कराए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे अधिक चपल कौन से खिलाड़ी में होते हैं। चपल यानी कि एजिलिटी, जिम्नास्ट। एथलेटी जिम्नास्ट में होगा। ऊंची कूद करने वाला एथलीट, जिम्नास्ट, तैराक या गोताखोर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, जिम्नास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रावेगिक शक्ति यानी डायनेमिक स्ट्रेंथ को मापन करने में सक्षम है। नंबर डी रोप क्लाइंबिंग, रस्सी चढ़ना। सीधी ऊंची, तो डायनेमिक स्ट्रेंथ में सीधी ऊंची कूदान करना, छोटी दूरी तक दौड़ लगाना, अग्रलोटन, रस्सा चढ़ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। रस्सी पे चढ़ना है आपका क्या कहलाएगा, डायनेमिक स्ट्रेंथ एक्टिविटी कहलाएगी। मनोरंजन के प्रबंध में अत्यंत आवश्यक कारक क्या है। अगर आप मनोरंजन रिक्रिएशन का प्रबंध कर रहे हैं तो उसमें सबसे जरूरी चीज क्या है, मटेरियल, लीडरशिप, फैसिलिटीज एंड प्लानिंग, सुविधा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फैसिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है श्वेत पेश ऊतक यानी कि व्हाइट मसल्स फाइबर की बात करें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के आकुचन का निष्पादन करने के लिए अवस्थापित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, तीव्र संकुचन करते हैं श्वेत पेश ऊतक। भारतीयम कराया गया था इन्हें आगे बढ़ाने के लिए, क्या है भारतीयम कराया गया, भारतीयम सर गेम्स होते थे स्वदेशी। नंबर ए स्वदेशी खेल, दंड एवं बैठकों के लिए, स्वच्छंद हस्त व्यायाम के लिए, सामूहिक तालबद्ध प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी भारतीयम जो था वो सामूहिक तालबद्ध प्रक्रियाओं के लिए कराया जाता था, मतलब वही पीटी, मास पीटी वगैरह जो होते थे। नेक्स्ट है नर्सरी यानी कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जल्दी सीखते हैं किसके द्वारा, अनुकरण करके, अभ्यास करके, टीवी से या पुनरावृत्ति से। ये हो जाएगा नकल करके सीखते हैं बच्चे। भारी भार पकड़ के कारण बढ़ने वाले पेशी पिंड को क्या कहा जाता है,
अगर आपने ट्रेनिंग ली, भारी भार मतलब यहाँ पे कि वेट ट्रेनिंग की बात हो रही है। वेट ट्रेनिंग अगर आप करते हैं तो उसके कारण जो आपकी पेशी बढ़ती है, तो मसल्स बढ़ने को मसल्स हाइपरट्रॉफी कहते हैं, हाइपो नहीं होगा, याद रखिएगा। दोनों में हाइपोट्रॉफी कर दिया है क्या? यस सर, नहीं, हाइपर एक में होगा हाइपर। actually, यहाँ गलत दिखा हुआ है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, बस आगे देखते हैं। जांग की पीछे पेशियों को कहा जाता है हेमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी पेशी होती है सर्टोरियस। सर्टोरियस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था के पूर्व तक यौन हार्मोन्स का स्राव किससे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। महिलाओं ने सबसे पहले किस ओलंपिक में प्रतिभाग किया था? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, पेरिस। गेंद एवं उल्लुक यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का संबंध या किस प्रकार की संधि होती है? द्विअक्षीय है, स्थिर संधि है, एक अक्षीय, त्रिअक्षीय। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, त्रिअक्षीय यानी मल्टी एक्सियल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि द्विसंधि पेशी है? तो बाइसेप, ब्रोंकी, डेल्टॉइड, इलियोसियस या फिर सार्टोरियस। इसमें से द्विअक्षीय संधि पेशी कौन सी मानी जाएगी जो दो जगह पे मतलब दो अक्षी पे काम करती है? डेल्टा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सार्टोरियस। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में व्यक्ति का व्यवहार मुख्य रूप से प्रभावित होता है। बाल्यावस्था है तो किससे होगा? परिवार से। 99 यहाँ पर आपका परिवार, डी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित या इनमें से कौन सा प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है? हंगर जो प्राथमिक प्रवृत्ति होती है, इंस्टिंक्ट होती है, ठीक है, लव, अफेक्शन। अब बात आई अब झटापट। ऑप्शन नंबर 6 ये आपकी प्राथमिक प्रवृत्ति नहीं है, ठीक है, यौन क्रिया। ये आपका कंप्लीट हो गया 100 क्वेश्चंस। अभी मैं तुरंत ही इसका वीडियो भी और तुरंत इसका जो है वो डाल देता हूँ। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ा के नहीं रखा है, कभी कभी बीच में बढ़ा रहा हूँ, कभी कभी नॉर्मल ही रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि बहुत हाई जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी हमें दोनों पैटर्न पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। अगर इस कंडीशन में भी आता है तो भी हम तैयार रहें, और अगर उस कंडीशन में भी आएगा तो भी हम तैयार रहें।